तो पिछले टर्म पे हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के हर स्टेप में हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के हर स्टेप में इक्विलिब्रियम नहीं मिलता, हमें केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट में ही इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रिवर्सिबल में वर्क हीट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो चेंज क्यों नहीं होती यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बात करें dt, मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या जाएगा, जीरो। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जो इसमें कई बार आपको बुक्स में डेल्टा टी इक्वल टू जीरो भी लिखा मिल जाएगा, तो कंडीशन दोनों सही है, लेकिन अगर ये बात की जाए कि इसेंशियल कंडीशन कौन सी है, कि कौन सी कंडीशन ज्यादा इसेंशियल है, तो ये वाली कंडीशन इसेंशियल नहीं होती है। इसेंशियल कंडीशन होती है dt इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट जाता है और dt की वैल्यू क्या आती है, जीरो। मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर हमें मिलेगा जीरो। ठीक, वो बात करें आइडियल गैस के लिए, जो हमारी आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ होती है टेम्परेचर। और जब इंटरनल आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगी। अगर यहाँ टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है तो du आपका क्या रहेगा, जीरो। मतलब चेंज इन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये याद रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको बॉयल्स लॉ से याद हो कि जो एक आइसोथर्मल, वो आपको याद होगा उसमें कि बॉयल लॉ में जो आपके ग्राफ होते थे उसे हम लोग आइसोथर्म कहते थे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉयल लॉ जो डिफाइन होता है वो किस कंडीशन में डिफाइन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में। तो बॉयल लॉ से अगर आपको याद हो तो P1 V1 इक्वल टू में P2 V2 भी यहाँ पे वैलिड होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, क्योंकि ये बॉयल लॉ से याद होगा आपको कि दैट एट द टेम्परेचर कांस्टेंट द प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम और एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारा PV होगा, PV हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट होगा। और जब PV हमारा कांस्टेंट होगा तो आपको अगर इसका ग्राफ याद हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे आता है। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल कर्व आता है प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। तो आपको अगर याद होगा इसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं आइसोथर्म, क्योंकि ये पूरा ग्राफ एक ही टेम्परेचर पर डिफाइन हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोथर्म। ये चीज हमें आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ाई जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या जाएगा, जीरो। इसेंशियल कंडीशन ये नहीं, ये वाली है। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। तो du भी क्या चला जाएगा, जीरो, क्योंकि dt क्या है, जीरो। तो बॉयल लॉ अगर आपको याद हो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो P1 V1 इक्वल टू में P2 V2 हो जाता था। PV आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से डिफाइन होके आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस की बेसिक बातें थी कि कैसे ये किस तरह से डिफाइन होंगे। ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब आगे चलते हैं। जो इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, एक तो वो वर्क का पूछा जाता है, दूसरा हीट का पूछा जाता है। वर्क और हीट काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें, तो उस पर आइए थोड़ी सी बात करते हैं। अब वर्क और हीट को रिलेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमें क्या कहती है कि du इक्वल टू dw प्लस dq। अगर हम बात करें आइडियल गैस की, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको अभी भी बताया था कि du क्या हो जाता है, जीरो। जब du आपका जीरो हो जाएगा तो यहां से dw की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का dq। तो ये याद रखिएगा, ये चीज पूछी जाएगी आपसे। मान लो हीट निकालने को कहा जाए तो वर्क का माइनस कर देना, वर्क निकालने को कहा जाए तो हीट का माइनस कर देना। तो वो चीज हम वहां पे समझ सकते हैं कि वर्क और हीट इस तरह से रिलेट होके आते हैं। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपके क्या रहेगी,
कांस्टेंट बनी रहती है, क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइसोथर्मल का प्रोसेस, बेसिक बातें हैं आइसोथर्मल की, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन्हें, धीरे धीरे यूज भी आएंगी जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक आइसोथर्मल प्रोसेस था। अब आप एक बात समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहीं पे नॉर्मल सा क्वेश्चन को समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ है जो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो शो करता है, तो अगर पी और वी का ग्राफ बनाया जाए कुछ ऐसे, तो आपसे अगर और कहा जाए वी और टी का ग्राफ बनाया जाए यहां से कुछ ऐसे, ये बी ऑप्शन। बात करें सी ऑप्शन की, तो अगर आप ग्राफ बनाइए वी और टी का, तो कुछ ऐसे बना दीजिए। और डी ऑप्शन की अगर बात करें तो हम ग्राफ बनाएं पी और टी के, और ग्राफ कुछ ऐसे बनाएं। तो इन चारों ग्राफ में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द ग्राफ शो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, तो आपको समझ में आएगा जिस भी ग्राफ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट जाएगा वही ग्राफ आपका क्या शो करेगा, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये जो ग्राफ है इसमें भी आपको लग रहा है टेम्परेचर देखो वेरी कर रहा है, इस ग्राफ में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इस ग्राफ में भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था अगर हमारे पास पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो जो पी और वी के बीच का ग्राफ आता है वो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा इस ग्राफ में क्या सो रहा है, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था जो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आप थोड़ी सी ग्राफ की अगर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ काफी यूज आते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं आगे वर्क डन निकालने की, कैसे वर्क डन निकालेंगे, क्या करेंगे वर्क डन के लिए। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में। वर्क डन, पहला वर्क डन निकालने हम लोग जा रहे हैं रिवर्सिबल में। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं। तो बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक, तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइन करें तो डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू होता है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आती है। अगर हमें समझना हो यहाँ से केवल वर्क डन निकालना हो तो हमारे पास डी डब्ल्यू क्या आता है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी। अब एक बात समझिए, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो आपको पता है कि जो आपका पी एक्सटर्नल होता है वो लगभग प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा, और इस चीज को हम मान लेते हैं किसके बराबर है, ये पी। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है ये डिफाइन होके क्या आएगा, माइनस का पी डीवी। ठीक है, तो हमारे पास जब इसे अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस हम क्या जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से P की वैल्यू क्या आएगी, एनआरटी बाई में V। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर बोल दें 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसे कहा जाता है फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहते हैं फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अगर आपको याद हो प्रेशर, आप एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के लगभग बराबर रहता है हर स्टेप में, क्योंकि जो इसमें अपोजिंग फोर्स और जो ड्राइविंग फोर्स होता है उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है, दोनों लगभग बराबर रहते हैं रिवर्सिबल के केस में। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू यहां तक हम आ गए हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक, अब आगे चलते हैं, जो ये पी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं जिससे हमें और भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां से हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई थी वो आई थी डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी डीवी। पी की वैल्यू यहां से पुट करिए, एन आर टी बाई में वी इंटू डी वी माइनस एन यहाँ पे डी डब्ल्यू। ठीक,
अब आपको पता है यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट बाहर निकालने के लिए आपको ये देखना होगा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम वाले जो टर्म है वो कांस्टेंट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझिए हमारे पास इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे dw का इंटीग्रेशन माइनस, अब यहाँ पे देखिए कि कांस्टेंट कौन कौन से होंगे। एक तो टी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जो आपका टी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर के नाम में ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जो आपका एन है वो नंबर ऑफ मोल को शो करता है। अगर आप कोई सैंपल लेके चलोगे तो एन तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि मोल तो बदल नहीं दोगे। तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट क्या आ गया, एन आर टी। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, dv से v, वॉल्यूम v1 से वॉल्यूम v2, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। अब आपको अगर याद हो इंटीग्रेशन में, अगर आपको थोड़ी बहुत भी चीजें याद हो तो dx बाई एक्स जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, ln x आता है। तो dx बाई एक्स हमारा ln x होगा। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन बन के आएगा वर्क डन, वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, माइनस का एन आर टी ln v और लिमिट जाएगी v1 से v2 पे। तो ये हमारे पास एक बार फिर से समझिए, dw माइनस का pdv माइनस का nRT बाई v इंटू dv, ये वैल्यू कांस्टेंट थे उसको बाहर कर दिया, dv बाई v। तो dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो w की वैल्यू क्या है, nRT ln v, dv बाई v का ln x, तो ये ln v लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, v1 से v2। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं। अब लगभग हमारा फॉर्मूला आने वाला है, इसे समझिएगा। अब अगर यहाँ से हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वर्क डन की वो क्या आती है, वैल्यू आती है माइनस का nRT ln v2 माइनस ln v1। अब आपको पता होगा सिंपल सा, अगर हम डिफाइन करना चाहें, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या बताता है, ln a बाई b, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ln a माइनस ln b। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको डिफाइन करिए तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा माइनस का nRT ln v2 बाई v1। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल के केस में वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है, जो हमें ये क्या बताता है कि वर्क डन रिवर्सिबल के केस में क्या आता है, माइनस का nRT ln v2 बाई v1। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है कब, रिवर्सिबल के केस में। ठीक है, रिवर्सिबल में वर्क डन का ये फॉर्मूला आता है। लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं लॉग में, वो लॉग द बेस 10 होती है, ये लॉग द बेस e है, नेचुरल लॉग कहा जाता है इसे। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे लॉग द बेस e में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, 2.303 nRT log ऑफ v2 अपॉन में v1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे v2 बाई v1 हमारे पास माइनस का 2.303, n क्या होगा हमारे पास, n होगा मोल, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम v2, वॉल्यूम v1। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, माइनस का 2.303 nRT log v2 बाई v1। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला डिफाइन होके आता है, जिसमें w की वैल्यू क्या आती है, माइनस का 2.303 nRT log v2 बाई v1। हमें सारी वैल्यू log द बेस 10 में याद होती हैं, इसलिए हमने log द बेस e को log द बेस 10 में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आता है। ठीक, माइनस का 2.303 nRT log का v2 बाई v1। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आया वो क्या आया, माइनस का 2.303 nRT log ऑफ v2 बाई में v1। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला आया। हमारे पास दो केस होते हैं वर्क डन का, हमारे पास दो केस होगा। एक हमारे पास केस आता है एक्सपेंशन का, वो एक हमारे पास केस आता है कंप्रेशन का। कंप्रेशन और एक्सपेंशन में क्या चीज होती है वो समझने की कोशिश करिएगा। एक्सपेंशन का मतलब होता है जो आपका V फाइनल होता है वो V इनिशियल से छोटा होता है,
एक मिनट, जो एक्सपेंशन होता है, सॉरी हम यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे थे, तो एक्सपेंशन आपका क्या होगा, वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल, और यहाँ पे हम कंप्रेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में जो आपका वी फाइनल होता है वो इनिशियल से छोटा होता है, ठीक है। कंप्रेशन मतलब उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड का मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है। तो जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन जो आता है वो क्या आता है, निगेटिव आता है। जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। हम यहाँ वर्क डन विद रिस्पेक्ट गैस की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जब वर्क डन निकालोगे, चाहे एक्सपेंशन हो और चाहे कंप्रेशन हो, दोनों में फॉर्मूला सेम पुट करो। ये मत करना कि कंप्रेशन है तो V1 V2 को बदल दो, एक्सपेंशन है तो कुछ और चीज कर दो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो आपका V2 है वो फाइनल वॉल्यूम है, V1 आपका क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो एक्सपेंशन जब आप करोगे तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो यहां पे इसे कहा जाता है वर्क डन बाय द गैस। तो अगर गैस वर्क करती है तो निगेटिव लिया जाता है, और कंप्रेशन में बोला जाता है वर्क डन ऑन द गैस। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात होती है। अब आप ये सोचेंगे कि प्लस माइनस सर कैसे आएगा, तो आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला अपने आप प्लस माइनस बन जाएगा। जो भी निकाला होगा आप वहां से डिफाइन करेंगे log v2 माइनस v1। आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू जब एक्सपेंशन होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, जब कंप्रेशन होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो आप यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, पूरी वैल्यू, ठीक है। log v2 माइनस v1 जब सॉल्व करोगे तो निगेटिव आ जाएगी, तो आपको ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और की जाती है, उसे ध्यान से समझिएगा थोड़ा, कि अगर हमारे पास आपको याद हो बॉयल लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो जो यहाँ से ये V2 बाई V1 का खेल आता है, V2 बाई V1, ये हमारे पास P1 बाई P2 के भी फॉर्म में लिखा हो सकता है। कई बार आपको वॉल्यूम न देके केवल क्या दिया जा सकता है, प्रेशर, तो आप वॉल्यूम का प्रेशर से रिलेशन समझ सकते हैं। कैसे करेंगे ये सब आपको हम समझा देंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया, चाहे ये कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों में आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। दोनों में कोई फॉर्मूले में कोई चेंज मत करिएगा। माइनस का 2.303 nRT log V2 बाई V1 ही आपको करना है, चाहे वो एक्सपेंशन हो। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पता कैसे चलता है वो भी हम आपको समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे सब, बिल्कुल परेशान मत होइए, सब धीरे धीरे हम लोग करेंगे इसे, ठीक है। अब आते हैं, हमने दो केस पढ़े रिवर्सिबल में, एक पढ़ा एक्सपेंशन, एक पढ़ा कंप्रेशन। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया, माइनस का 2.303 nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। तो अगर हम बात करें एक्सपेंशन की या फिर हम बात करें कंप्रेशन की, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम के साथ कर्व बनाइए, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, वो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ ये कर्व है, ये कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन। मान लो हम सब सेम कंडीशन में चल रहे हैं, मान लो हमने एक्सपेंशन कराया तो हम V इनिशियल से V फाइनल की तरफ गए। तो अगर हम जाएंगे तो मान लो हमें ये कर्व मिला, ठीक है, ये कर्व कहाँ से मिला, ये P इनिशियल पे था, वो ये कर्व कहाँ मिला हमें, P फाइनल पे मिला, ठीक है। ये एक्सपेंशन है, ये बता रहा है कि हम इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट पे गए, तो जब इस डायरेक्शन में गए, देखो हमारा V फाइनल किससे ज्यादा है, V इनिशियल से, तो ये हमारा एक्सपेंशन है। वो जो ये आपका एरिया अंडर द कर्व आता है, ये जो हमारा क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व, यही हमारा क्या बताता है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड। साइन कैसे लेना है वो आप खुद समझते हैं, जब एक्सपेंशन होगा तो माइनस ले लेंगे, जब कंप्रेशन होगा तो हम क्या ले लेंगे, उसे प्लस ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसी कंडीशन को दूसरे प्रोसेस में करें, मतलब हम सेम कंडीशन के साथ प्रेशर को बढ़ा दें, हम वही वैल्यू रख रहे हैं जो हमारा P फाइनल है, अगर हम उसे क्या माने, V इनिशियल, हमारा V फाइनल, और यहां से अगर हम इस प्रोसेस का कंप्रेशन कराएं
तो जब कंप्रेशन कराएंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी पी इनिशियल और पी फाइनल, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा कि ग्राफ जो भी बनेगा वो एक्सपेंशन वाले कर्व के पाथ को रिट्रेस कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर उसी का एक बार एक्सपेंशन कराओ उसी को उसी टाइप से आप कंप्रेशन करा दो, तो ऐसा नहीं कि ग्राफ अलग अलग आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सेम कंडीशन के साथ पूरा खेल खेल जाएंगे तो जब वी इनिशियल से शुरू करेंगे वी फाइनल तक जाएंगे, आप अगर यही वी फाइनल वी इनिशियल लेके चलेंगे, कंप्रेशन करा रहे हैं तो मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, कंप्रेशन करा रहे हैं सॉरी मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा कम। तो जब v इनिशियल से v फाइनल जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका v फाइनल है वो लेस देन किससे है, v इनिशियल से, और यहाँ पे जो आपका v फाइनल है वो ग्रेटर देन है v इनिशियल से। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप सेम कंडीशन में ये प्रोसेस कराएंगे तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के कर्व अपने आप एक दूसरे के पाथ को रिट्रेस कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उसी पाथ पे कंप्रेशन कराओ उसी पाथ पे एक्सपेंशन कराओ, ऐसा नहीं अलग अलग पाथ फॉलो करेंगे, रिवर्सिबल की ये खास बात है। अगर इस पाथ में जितना वर्क डन बाय द गैस होगा इस पाथ में उतना ही वर्क डन ऑन द गैस होगा। अगर इस पाथ में हीट रिलीज होगी तो इस पाथ में हीट गेन करेगा, उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ गेन करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर यहाँ पे वर्क डन आपका क्या है, ये वर्क डन बाय द गैस है, जितना ये वर्क डन बाय द गैस है उतना ही यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस आएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो आपका वर्क डन कंप्रेशन का होगा उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से जो हमारे पास वर्क डन एक्सपेंशन में आएगा वो बराबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पास वर्क डन कंप्रेशन का आएगा जो वर्क डन एक्सपेंशन का आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, साइन अलग अलग आ सकता है। ये कंप्रेशन है तो वर्क डन बाय द गैस वर्क डन ऑन द गैस आएगा, उसे क्या लोगे पॉजिटिव। ये वर्क डन बाय द गैस है, इसे क्या लोगे नेगेटिव। तो ये याद रखिएगा कि ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन का जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, वो बराबर आता है। अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैग्नीट्यूड में साइन के साथ देखोगे तो फिर कंप्रेशन का ज्यादा आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन का निगेटिव होगा। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका पी फाइनल है देखो वो ज्यादा है, यहाँ पे पी फाइनल आपका कम है। कंप्रेशन करा रहे हो तो प्रेशर का बढ़ाना पड़ेगा तभी तो कंप्रेस होगी गैस। तो ये याद रखना, यहाँ पे वी इनिशियल से वी फाइनल तक गए, यहाँ से वी इनिशियल से वी फाइनल तक गए, तो हमारे पास जो यहाँ पे भी ये एरिया अंडर द कर्व होगा ये भी क्या देगा आपको, ये भी आपको वर्क डन देगा। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी थ्योरी जो आइसोथर्मल प्रोसेस के हिसाब से डिफाइन होके आती है। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि ये सबको याद होता है, ये सबको याद होता है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि हम एप्लीकेशन नहीं करते। ठीक है, गुड बाय।